इस चैप्टर में, न्यूटन्स लॉ चैप्टर में, हमें सब कुछ जो फोर्स के बारे में होता है वो जानना है। तो यहाँ से स्टार्ट करने की बजाय, अच्छा फोर्स के बारे में क्यों जानना है? क्योंकि पूरी फिजिक्स है क्या बच्चों? पूरी फिजिक्स एक्चुअली फोर्स के बारे में ही तो है। पूरी की पूरी फिजिक्स फोर्स के बारे में, प्योर फोर्स के बारे में। कैसे? फोर्स जान गए तो वर्क निकालना जान गए, वर्क से एनर्जी जान गए। और तुम जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ो तो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटी पढ़ो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पढ़ो तो स्प्रिंग की एनर्जी, वेव पढ़ो तो वेव की एनर्जी, जो पढ़ो काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल थर्मोडायनेमिक्स में काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ये सारी चीज़ें क्या है? एनर्जी तो है। और वो कहाँ से आता है? किसी न किसी फोर्स से। यानी फोर्स एक्चुअली अगर तुम समझ गए और फोर्स से वर्क, वर्क से एनर्जी निकालना सीख गए तो पूरी फिजिक्स में एनर्जी निकालने के बारे में समझ में आ गया। अच्छा, जबकि पहली एक्सरसाइज हमने पहला चैप्टर जो पढ़ा है वो फोर्स से एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखा हमने। इसका मतलब कि एक पूरा ये स्टोरी ये है कि फोर्स पता है तो एक्सीलरेशन पता है, एक्सीलरेशन पता है तो वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी पता है तो एक पोजीशन पता है, यानी कोई पार्टिकल किसी टाइम पे कहाँ पे है ये पता है हमें, और ये भी फोर्स से पता चलता है। तो तुम्हें नहीं समझ में आता है, तुम्हें नहीं लगता कि कोई भी चैप्टर अगर पढ़ो तो हम जानना क्या चाहते हैं उस चैप्टर में? कोई पार्ट जैसे वेव है, वेव में हम देखो, ये मैंने बताया, वेव में हम पढ़ते क्या है? अगर तुम ध्यान दो तो हम वेव में स्टार्ट कैसे करते हैं कि व्हाट इज़ वेव, उसके बाद सीधा चले जाते हैं कि वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन। पहला क्या होता है? व्हाट इज़ वेव, और सीधा उसके बाद शुरू होता है वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन, जिसको हम कहते हैं वेव फंक्शन। एक बार वेव फंक्शन पढ़ लिया तो वेव फंक्शन में हम किसी पार्टिकल की पोजीशन जान जाते हैं, और अगर पोजीशन जानते हैं तो उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी, उसको डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन। एक बार देखोगे ना पूरा चैप्टर वेव का काइनेमेटिक्स और फोर्स से जुड़ा हुआ है पूरा 100%। यानी जो आज काइनेमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, किसी को वो काइनेमेटिक्स आज ना आए और कोई कहे कि मैं वेव पढ़ लूँ, नहीं हो सकता। इसका मतलब कि हम जो पिछला चैप्टर काइनेमेटिक्स पढ़े हैं और अब हम न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं, ये सब मिला के पूरी फिजिक्स को कंट्रोल करता है, पूरी फिजिक्स को। यानी ये चैप्टर अगर हमारा स्ट्रांग है और अगला चैप्टर वर्क फॉर एनर्जी, तो विश्वास करो, मेरा विश्वास करो, कोई चैप्टर ऐसा नहीं होगा जिसमें तुम्हें 50-60% वही नहीं मिलेगा जो हमने अभी भी पढ़ा है। कुछ नई नई चीज़ें और ऐड हो जाती हैं, वो अलग बात है। इस पर एक स्पेशल फोर्स पढ़ेंगे किसी नए चैप्टर में, तो वो स्पेशल फोर्स नए तरीके की प्रॉपर्टी शो करेगा, नई तरह की एनर्जी शो करेगा, बस वही एक अलग कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज मैक्सिमम पार्ट हर चैप्टर का इन्हीं चीज़ों से मिलके बना है जो हम पढ़ रहे हैं, यानी हम अपना बेस क्लियर कर रहे हैं। यानी फोर्स पढ़ने से क्या होने वाला है? फोर्स पढ़ने से हम किसी भी सिस्टम को एनालाइज कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज कर सकते हैं। यानी हम पूरी फिजिक्स में वही तो करते हैं, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। क्लियर? तो ये है हमारा कि हम क्यों ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक, अच्छा, तो दो ही मेन पार्ट है, एक वर्क वाला साइकिल कि फोर्स से वर्क, वर्क से एनर्जी, एनर्जी से पावर, और एक उधर वाला साइकिल फोर्स से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट। बस यही दो चीज़। अगर ये दो चीज़ निकालना आता है तो तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है अगर तुम्हें ये दो चीज़ आती है वर्क के, फोर्स के बारे में। तुम्हें मैग्नेटिज्म आता है, मैग्नेटिज्म में हम जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके बारे में सब पढ़ते हैं ना। तो कितनी चीज़ें मैग्नेटिज्म में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज पे फोर्स पढ़ते हैं, तो चार्ज पे फोर्स पढ़ते हैं, तो वही बात फिर से शुरू हो गई। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस चैप्टर को ठीक से समझते हैं, मतलब एक तरह से आत्मा में बिठा लेते हैं, समझ जाते हैं, एकदम सोच में आ जाती है, तो हमें आगे के चैप्टर्स 50% आसान हो जाएंगे। और नहीं अगर दिमाग में आता है तो तुम समझ रहे हो 50% टफ रहेगा। क्लियर? तो इस तरह से हमारा यहाँ से शुरू होता है कि हम पढ़ क्यों रहे। अब जो है वहाँ से शुरुआत कहाँ से होती है? ऐसे शुरुआत होती है, कोई भी बॉडी है, हम ही बैठे हुए हैं, जब तक कोई धक्का ना दे या खुद हम फोर्स ना लगाएं अपने ऊपर, तब तक हम मूव नहीं कर सकते। सही है? कहने का मतलब ये है कि कोई तो प्रॉपर्टी है, कोई तो एक हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जो उसको क्या करने से, स्टेट चेंज करने से रोकता है।
कोई तो प्रॉपर्टी है जो स्टेट चेंज करने से रोकता है। बैठे बिठाए कोई ऑब्जेक्ट अपने आप मूव नहीं करने लगेगा, या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो क्या नहीं होगा, रेस्ट पे नहीं आएगा। यानी रेस्ट से मूविंग नहीं हो सकता या मूविंग से रेस्ट नहीं आ सकता। इवन अगर एक सर्कुलर पाथ पे तुम घुमाना चाहते हो किसी ऑब्जेक्ट को तो उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि तुम डायरेक्शन उसका बदलना चाहते हो। अपने आप डायरेक्शन नहीं बदलेगा, अगर तुम फोर्स नहीं लगाओगे तो सीधा चला जाएगा, डायरेक्शन नहीं बदलेगा। तो ये जो एक रेस्ट में रहने की प्रॉपर्टी है, या मोशन में है तो मोशन में रहने की प्रॉपर्टी है, या डायरेक्शन एक पर्टिकुलर में जा रहा तो उसी में जाने की प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी जिस कारण से है उस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, इनर्शिया। यानी इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट। ये है सिंपल सी बात। इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच चेंज एनी विच अपोज एनी चेंज इन स्टेट। सही है ना बच्चों? प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच अपोज एनी चेंज इन स्टेट। स्टेट में चेंज को अपोज करता है, इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। यहाँ पे एक टर्म आया स्टेट। क्वालिटेटिवली स्टेट को हम फील करते हैं, क्वालिटेटिव तरीके से हम इसको फील करते हैं कि स्टेट का मतलब है रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है, मोशन में तो मोशन में है। लेकिन क्वांटिटेटिव में अगर आ गए कि रेस्ट से मोशन में आया तो कितने मोशन में आया, या मोशन से रेस्ट में आया तो कितने मोशन से रेस्ट में आया। अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें, क्वालिटेटिव तो ठीक है, रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट। लेकिन अगर क्वांटिटेटिव बात करें तो कैसे बात करेंगे? एक तरह से स्टेट को मेजर करने के लिए कुछ होना चाहिए ना। तो स्टेट को मेजर करने के लिए, उसको समझने के लिए, क्वांटिटेटिव बनाने के लिए हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मोमेंटम। समझो, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन में रेस्ट से मोशन तो कितना मोशन, मोशन से रेस्ट तो कितना मोशन से रेस्ट। ये भी तो बात है कि तुम कितने मोशन में लाए, यानी 0 से 1 मीटर पर सेकंड चले गए कि 0 से 2 मीटर पर सेकंड चले गए, 0 से 3 मीटर पर सेकंड चले गए। ये इंपॉर्टेंट है, कितने मोशन। या डायरेक्शन तो कितना डायरेक्शन। एक बड़े से सर्किल पे तुम अगर घुमा रहे हो तो कम डायरेक्शन में चेंज कर रहे हो, लेकिन एक छोटे सर्किल में घुमा रहे हो तो ज़्यादा डायरेक्शन में चेंज कर रहे हो। तो ज़्यादा डायरेक्शन में चेंज मतलब ज़्यादा स्टेट में चेंज। तो इसका जो मेजरमेंट करने की बात आई, क्योंकि हम समझ के साइंस को आगे नहीं बढ़ा सकते। भाई साइंस का मतलब क्या है? साइंस का मतलब है कि हमने जो समझा उसको लिखें, उसको पेपर पे लिखें और फिर आगे जनरेशन को बढ़ाएं। ये तो साइंस का मतलब है। और ये तभी हो सकता है जब क्वांटिटेटिव हो, क्वालिटेटिव से काम नहीं चलेगा। क्वालिटेटिव तो फील केवल कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव हो तो आगे बढ़ेगा। सुना क्या बच्चों? तो ये जरूरी है, ठीक है। तो कितना मोड़ा हमने, कितना रेस्ट से मोशन में लाए तो कितने मोशन में लाए, या कितने मोशन से कितने रेस्ट पे लाए। ये जो छोटी छोटी बातें हैं कि कितना, ये जरूरी है। ये मेजर केयर करके बगैर हम साइंस को आगे नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो अगर ऐसा है बच्चों तो इसका मतलब है कि हमें उसके अमाउंट को मेजर करने के लिए क्वांटिटेटिव टर्म में जाना पड़ेगा। और वो क्वांटिटेटिव टर्म को जानने के लिए हमने नया टर्म क्या इंट्रोड्यूस किया, मोमेंटम। मोमेंटम सही है। तो क्या होता है मोमेंटम, समझ में आया और क्यों आया, क्लियर, आराम से। तो ये है मोमेंटम। अब बात आती है कि मोमेंटम होता क्या है। अब बात आती है कि मोमेंटम होता क्या है। जल्दी सुन लो। किसी बॉडी की अपनी एक प्रॉपर्टी है जिससे वो स्टेट चेंज को अपोज करे। स्टेट चेंज मतलब रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट, या डायरेक्शन में चेंज को अपोज करता है। उस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। ये स्टेट क्या है,
उसको मेज़र कैसे करेंगे, उस स्टेट को एक तरह से मेजर करने के लिए हमने एक नया क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की जिसको हम कहते हैं मोमेंटम। यानी मोमेंटम एक्चुअली स्टेट को समझने का क्वांटिटेटिव तरीका है। क्लियर? तो इस तरह से मोमेंटम एक नई क्वांटिटी आई। अब मोमेंटम क्या होता है ये हमें पढ़ना है, बड़ा पार्ट है, हम आगे पढ़ेंगे इसी को। दूसरा हम देखेंगे कि मोमेंटम चेंज के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक बार पहले मोमेंटम पढ़ लें कि क्या होता है, तो फिर क्या देखेंगे, मोमेंटम चेंज के लिए किसकी जरूरत होती है, फोर्स की। मोमेंटम चेंज के लिए फोर्स की जरूरत होती है। और कितने फोर्स की जरूरत होती है, कितने फोर्स की जरूरत होती है, ये क्वालिटेटिव हो गया। लेकिन कितने फोर्स की जरूरत होती है ये इस पर डिपेंड करता है कि मोमेंटम चेंज किस रेट से हो रहा है। ये हम आगे पढ़ेंगे। मोमेंटम चेंज दैट इज फोर्स। फिर से स्टेट चेंज एक हो गया, स्टेट में कितना चेंज दो हो गया। स्टेट में कितना चेंज जानने के लिए मोमेंटम में कितना चेंज कर रहे हैं ये जानना है। तो मोमेंटम में चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, दैट इज मोमेंटम चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सही? और रेट ऑफ चेंज अगर मोमेंटम है तो दैट विल बी फोर्स, दैट विल बी कॉल्ड फोर्स। सुनाई दिया? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक, ऐसे। तो इसका मतलब है कि हम डिफिनेशन एक निकाल देंगे, अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस स्टोरी बना रहा हूँ इस चैप्टर की, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। क्लियर? और जब तुम देखोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, तो मोमेंटम तो दो चीज़ से मिलकर बना होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इससे हम देखेंगे कि हम तीन टाइप के फोर्स अपने कोर्स में पढ़ेंगे। एक जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास वेरिएबल है, जैसे कि रॉकेट प्रोपल्सन, वाटर जेट के कारण फोर्स। जैसे कोई पानी आ रहा है पाइप से और तुम एक तरह से पाइप को थोड़ा पतला करके पानी से हिट कर रहे हो किसी चीज़ को, है ना। जैसे चप्पल पल धुलना है तो तुम एक तरह से पाइप को पतला करके और वेलोसिटी बढ़ा देते हो जाके हिट करे, है ना। तो वो वही मोमेंटम, वो ये वाला जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट लेकिन मास आके चप्पल के ऊपर मट्टी को मारता है और उसको धुलता है। तो यानी ये फोर्स किसके कारण है, कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिएबल मास। जबकि हम एफिनिटी में जितनी जगह पे लगाते हैं उन सभी जगह पे मास क्या रहता है, कांस्टेंट। यानी वो सारा टॉपिक मास कांस्टेंट का है, ये पूरा टॉपिक वेलोसिटी कांस्टेंट का है। और रॉकेट प्रोपल्सन, ये नहीं, रॉकेट प्रोपल्सन बोथ चेंज का है। यहाँ पे एक बीच में और आएगा, रॉकेट प्रोपल्सन किसका आएगा, जिसमें मास और वेलोसिटी दोनों चेंज होती है। सोच के देखो, रॉकेट जब ऊपर जाता है तो बर्न फ्यूल जल के नीचे गिर जाता है, यानी मास चेंज, और उसके कारण उसको धक्का लगता है, इससे वेलोसिटी चेंज होती है। तो दोनों होता है इसमें। तो ये पढ़ेंगे हम लोग दोनों वाले। और ये डायरेक्शन चेंज का हो सकता है सर्कुलर मोशन में। तो इसका मतलब कि फोर्स के इफेक्ट को समझने के लिए, ठीक है बच्चों। तो क्या यहाँ से सीखते हैं, ऊपर से हम चलते चले आए, इनर्शिया को समझने के लिए स्टेट चेंज, स्टेट को समझने के लिए मोमेंटम, मोमेंटम को समझने के लिए मोमेंटम को समझ लिया एमवी से, वो पढ़ेंगे अभी। फिर उसके बाद आता है मोमेंटम में चेंज। मोमेंटम में चेंज किस रेट से हो रहा है वो डिपेंड करता है फोर्स पे, लेकिन ये कई तरीके से हो सकता है। कैसा हो सकता है, हम कोई ऐसा सिस्टम ले लें जिसमें मास कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल है, फोर्स लगाने से ऐसा हो सकता है। यानी मास कांस्टेंट लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल है तो फोर्स कितना लग रहा है, एक। वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास वेरिएबल है तो फोर्स कितना लग रहा है, दो। दोनों कांस्टेंट है, दोनों वेरिएबल है तो फोर्स कितना लग रहा है, तीन। और डायरेक्शन चेंज करने में फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, या कितना लग रहा है, चार। फिर से पहला हम ये चार चीज़ बस पढ़ना है, यही पूरा चैप्टर है, यही चार चीज़ पूरा चैप्टर है। ये सर्कुलर मोशन है, ये रॉकेट प्रोपल्सन है, ये वाटर जेट के कारण फोर्स है, वेरिएबल मास, और वो तो तुम जानते ही हो, सारा कुछ खेल वहीं से है, एफिनिटी टाइम है। बस तुम समझ रहे चैप्टर में कितना पढ़ना है। यही एफिनिटी टाइम में न्यूटन, या यहाँ से एफिनिटी टाइम में ये जो या dp/dt है वो न्यूटन्स लॉ कहलाता है। यहाँ पे मोमेंटम जब चेंज नहीं हो रहा है तो फर्स्ट लॉ, मोमेंटम चेंज हो रहा है तो सेकंड लॉ, मोमेंटम में किसी सिस्टम में फोर्स नहीं लग रहा है तो कंजर्वेशन मोमेंटम, थर्ड लॉ को समझने के लिए बनता है। बस ये, यानी जो भी होना है इसी से होने वाला। कुछ स्टोरी बन पाई, क्लियर एकदम।
यानी कुल मिला के हम अभी ठीक से, अभी हम तो केवल स्टोरी समझ रहे थे, अभी चैप्टर पार्ट थोड़ी रहते हैं। तो कुल मिला के हम मोमेंटम पहले समझ लें और क्या समझ लें बच्चों, क्या समझ लें तो ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम। सोचो अगर मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम ठीक से समझ ले तो पूरा चैप्टर हमारा हाथ में हमारे, है ना। ये तो मोमेंटम चेंज और चेंज इन मोमेंटम, और बाद में टाइम के साथ चेंज इन मोमेंटम। यानी हमारा एम क्या है, पढ़ना व्हाट इज मोमेंटम, देन चेंज इन मोमेंटम, देन चेंज इन मोमेंटम विद टाइम, उसी को हम फोर्स कहते हैं। मतलब इतना तो पढ़ो। चलो तो यहाँ से शुरू होता है मोमेंटम। सेंटेंस में, एक सेंटेंस में फील करने के लिए मोशन कंटेंट ऑफ द बॉडी, मोशन कंटेंट ऑफ द बॉडी, कि मोशन कितना उस बॉडी के अंदर है। दूसरे वर्ड्स में बोले तो उसको रोकना कितना मुश्किल है, दैट इज मोमेंटम। अगर रोकना ज़्यादा मुश्किल है तो मोमेंटम ज़्यादा है, अगर रोकना आसान है तो मोमेंटम कम है। तो मोशन कंटेंट ऑफ द बॉडी इज मोमेंटम। क्लियर? मोशन कंटेंट ऑफ द बॉडी इज क्लियर। ओके, एक अगला, अगर ये मोशन कंटेंट ऑफ द बॉडी, तो इसको समझने के लिए दो छोटे छोटे दो एग्जांपल मैंने दिए हैं। देखो ये ट्रेन है, ट्रेन में क्या बड़ा होता है, क्या ज़्यादा होता है, मास ज़्यादा होता है ना। इवन वो कम वेलोसिटी से चले तो भी उसको रोकना बहुत मुश्किल है, तो हम कहेंगे कि उसका मोमेंटम ज़्यादा है। तो देख रहे हो ये बड़ा बनाया क्यों मैंने, मास ज़्यादा वेलोसिटी कम, देन ऑल्सो क्या, मोमेंटम इज लार्ज। क्लियर? दूसरा क्या बोल रहा है, कौन बताएगा? लेकिन मास कम वेलोसिटी ज़्यादा तो भी मोमेंटम, जैसे कि बुलेट, बंदूक से निकली हुई गोली, क्या तुम उसको रोक लोगे? क्यों नहीं रोक पाओगे? क्योंकि इसका भले ही मास बहुत कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। ये दो एग्जाम्पल शो करते हैं कि मोमेंटम एक्चुअली मास के साथ साथ वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। स्टोरी क्लियर एकदम? तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि मोमेंटम, जिसको हम डिनोट करते हैं p से, स्मॉल p से, इन वेक्टर फॉर्म नेचुरल है, मस्ट बी इक्वल टू m इंटू वी। सही? तो मास और वेलोसिटी मिलके मोमेंटम बनाते हैं, जिसको फील करने के लिए हम कहते हैं मोशन कंटेंट ऑफ द बॉडी। और मोशन कंटेंट ऑफ द बॉडी को उतना अच्छा अगर फील नहीं हो रहा तो हम उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मोशन फील नहीं हो रहा तो हम कहते हैं कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। बस क्या कहते हैं, यही बोल देते हैं। अगर फील नहीं हो रहा तो हम कह देते हैं मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चों? तो बुक में शुरू कहाँ से करेगा, मोमेंटम इज मास टाइम्स वेलोसिटी, मास टाइम्स वेलोसिटी। ये क्लियर? अच्छा, ये तुम जानते हो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, और जिसकी डायरेक्शन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। नेचुरल है, मास तो कांस्टेंट है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, छोटी बात। ओके, इसमें 3 ग्राफ बुक में पूछ लेता है बच्चों, 3 ग्राफ। ठीक है, अब तुम ये बताओ, कभी भी तुम 2 क्वांटिटी के बीच में अगर एक फॉर्मूला है जो 3 क्वांटिटी से मिलकर बना है, जैसे P इक्वल टू एम वी, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अगर तुम किसी 2 में ग्राफ खींचना चाहते हो ना, तो तीसरे को क्या रखोगे, कांस्टेंट, तभी तो ग्राफ बनेगा। तीनों को वेरी करा के ग्राफ थोड़ी बनेगा। मेरी बात समझ में? यानी अगर तुम एक फॉर्मूला है जिसमें 3 क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, 3 क्वांटिटी इन्वॉल्व है, और किसी 2 के बीच में ग्राफ खींचना चाहते हो तो तीसरे को क्या रखना पड़ेगा, हमेशा कांस्टेंट, हमेशा याद रखना। तो हम ग्राफ 2D में ग्राफ केवल 2 क्वांटिटी के बीच में खींच सकते हैं, और जब 2 क्वांटिटी के बीच में खींचेंगे तो तीसरे को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट। तीसरे को कांस्टेंट होना ही पड़ेगा, नहीं तो ग्राफ कैसे खींचेंगे। मेरी बात समझ में? जैसे y और x में ग्राफ खींच रहे हो तो कोई और चीज़ वेरिएबल नहीं होना चाहिए। क्लियर है? मेरी बात समझ में आई? तो इस तरह से ये 3 हमारे ग्राफ होते हैं। क्या ग्राफ होते हैं, इसको मैं फिर से एक बार एक जगह पे नए पेज पे लिख देता हूँ।
मैंने कल बोला था ना क्लास है, तो ग्रुप में भी डाला था मैंने। ओके, तो बच्चों यहाँ से शुरू कर रहे हैं। देखो ऊपर कुछ पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर से ये चीज़ बता रहा हूँ। मोमेंटम एक क्वांटिटी हो गई p जो मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होती है, ठीक है। स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो p इक्वल टू mv हो जाएगा स्केलर फॉर्म में। तो इसमें तीन क्वांटिटीज़ में किसी दो के बीच में ग्राफ खींचे, जैसा कि यहाँ पे तुम देख रहे हो, तो तीसरे को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तीसरे को क्या रखना पड़ेगा बच्चों? कांस्टेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों को वेरिएबल रखे तुम ग्राफ खींचो, नहीं हो सकता, याद रहेगा। तो पहला ग्राफ p और m के बीच में है जब v को कांस्टेंट रखा है। तो तुम खुद सोचो कि p और m के बीच में ग्राफ है, साफ साफ दिख रहा है कि v को हमें क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट। तो तुम कह सकते हो कि p इक्वल टू v इंटू एम, है ना। क्या ये y इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ नहीं है? और y इक्वल टू एम एक्स यानी p को हमने एक तरह से किसका क्या मान लिया? y, और m को क्या मान लिया? x। और v किसकी तरह काम कर रहा है यहाँ पे? m, जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट है कि नहीं बच्चों? और ये स्लोप भी तो होता है ना, क्या होता है? हाँ, तो इस तरह से हम इस ग्राफ को y इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ बनाएंगे। और y इक्वल टू एम एक्स ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। क्या ग्राफ होता है? ठीक है ना। तो y इक्वल टू एम एक्स एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, इसलिए p इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम जिसको हम v कह रहे हैं, x कौन हो गया एक तरह से? v, c तो मास हो गया है ना, नहीं उल्टा। हाँ, कांस्टेंट कौन हो गया? m, तो वेरिएबल कौन हो गया? v। क्या ये सबको समझ में? अब तुम समझते हो इसको कि अगर मैं p और v के बीच में ग्राफ खींचूं तो v को अगर मैंने 1 रखा तो p कितना आएगा? c आएगा कि नहीं बच्चों? v को मैंने 2 रखा तो c कितना p कितना आएगा? 2c। नहीं समझे? 2v आएगा कि नहीं? समझ रहे हो? अरे कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या समझ में? ये v है, एक मिनट, उसको ग्राफ खींच रहा है 10th के हिसाब से। v को मैंने 1 रखा तो वहाँ पे 1 रखोगे तो कितना आएगा आंसर? p की वैल्यू c। नहीं समझ? कहाँ गड़बड़ है? इस फॉर्मूले में c कांस्टेंट है ना, ठीक है, जो m मान लेते हैं m। तो अगर v को 1 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा? c। 2 रखोगे तो c, रखोगे तो 3c, यानी p की वैल्यू p 2c 3c ऐसे बदल रहा है ना। तो ग्राफ खींचने के लिए कैसे करते हैं? x की वैल्यू रखते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं, कभी तो ग्राफ खींचते हैं ना। तो वही x की वैल्यू 1 रखोगे, x मतलब v की वैल्यू 1 रखोगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? c आएगी कि नहीं? 2 रखोगे तो 2c आएगी कि नहीं? तो सबको मिला के तुम ग्राफ खींचोगे ना, ऐसा ग्राफ बनेगा। सुना क्या सबने? हाँ, समझने की कोशिश करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो बच्चों। यानी स्ट्रेट लाइन बनेगा। कुछ समझ में आया? साफ साफ कह सकते हैं कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाओगे लीनियरली मोमेंटम भी बढ़ेगा। लीनियरली कैसे? वो लीनियर रिलेशन है इसलिए। कोई कन्फ्यूजन? ऐसा ग्राफ कब बनेगा? जब v कांस्टेंट हो और p और v मतलब m कांस्टेंट हो और p और v के बीच में ग्राफ खींच रहे हो। एग्जैक्टली ऐसा ही ग्राफ कब बनेगा? तुम सोचो, एक और ग्राफ ऐसा कब बनेगा? जब p इक्वल टू mv में हम v को कांस्टेंट रख दें। v को क्या रख दें? तो v अगर कांस्टेंट है तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये कांस्टेंट अगर हो जाए तो क्या कह सकते हो कि p प्रोपोर्शनल टू m? p प्रोपोर्शनल टू, यानी जैसे जैसे m बढ़ेगा वैसे वैसे p बढ़ेगा। तो ऐसा ग्राफ कभी भी कैसे आता है बच्चों? प्रोपोर्शनल वाला, वही जो ऊपर बनाया है मैंने। देखो m 0 है तो 0 ही आएगा ना, m 1 कर दोगे, 2 कर दोगे, 3 कर दोगे तो वैसे ही बढ़ता जाएगा। सुनाई दिया? यानी ये p और m के बीच में ग्राफ होगा जब क्या कांस्टेंट होगा? v कांस्टेंट होगा। और ये p और v के बीच में ग्राफ होगा जब m, सुनाई दिया? और बच्चों इधर देखो,
लेकिन यहाँ पे P इक्वल टू mv है और यहाँ पे हमने P को कांस्टेंट कर दिया है। किसको कांस्टेंट कर दिया है? तो P को कांस्टेंट करोगे तो mv कांस्टेंट हो जाएगा ना बच्चों। और कल मैंने तुम्हें याद हो तो एक बताया था, कौन कौन सा बताया था ग्राफ, कौन बताएगा? कल का ग्राफ याद करो। कल 4-5 ग्राफ बताए थे। पहला स्ट्रेट लाइन के 2, कौन कौन से? y इक्वल टू mx और x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। याद आया ग्राफ? x को a पे कट करता है और y को b पे कट करता है, तो दोनों से पास करने वाला ग्राफ x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 बताया था कल। हाँ भाई, x अपॉन एक्स नॉट प्लस b अपॉन b नॉट, यानी x को कहाँ कट करता है वो, प्लस y को जहाँ कट करता है वो, इसके नीचे इक्वल टू 1 बताया था मैंने। इसके बाद कौन सा ग्राफ बताया था? बहुत बढ़िया। और ये देखो भाई, x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद आया ऐसा ग्राफ बनाया था? और इसके अलावा दो क्या बताया था? x अपॉन एक्स नॉट का होल स्क्वायर या x अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन b का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। कैसा ग्राफ था बच्चों ये? इलिप्टिकल। और इसमें a और b जब सेम हो गया था तो क्या हो गया था? सर्कल। पक्का पढ़े थे घर पे जाके? ठीक है, याद करो। यही 5 ग्राफ बार बार यूज होगा। देखो अभी यूज हो गया, देखो स्ट्रेट लाइन और ये वही हाइपरबोला, ठीक है ना। तो ये ग्राफ यूज होगा, तो बार बार यूज होगा, इसको पढ़ते रहो। अब हम किस चैप्टर में पढ़ रहे थे? काइनेमेटिक्स में। यूज कहाँ हो रहा है? वही यूज होता है, कहीं सर्किल कहीं एलिप्स, है ना। और कुछ आएगा बीच बीच में तो थोड़ा बता देंगे। e टू पावर x, कुछ जगहों पे e टू पावर x, 2 की पावर x का ग्राफ होता है। जैसे हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब, यानी रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तो e टू पावर x या उस टाइप का आता है ना। तो 1-2 और बढ़ेगा, जनरली यही रहेगा। तो ये 4 तो एकदम याद कर लो जो बताया था मैंने। तो बच्चों इससे तुम क्या समझे अभी मैंने जो बोला उससे, कि भाई इसका मतलब कि P कांस्टेंट कर दोगे तो M और V में ग्राफ खींचोगे तो हाइपरबोलिक बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा, समझ गए? तो ये तो हो गया ग्राफ। लेकिन जरा सोच के देखो, क्या ग्राफ यही बनेगा? ऐसा नहीं बन सकता क्या? ये भी तो हो सकता है, और कम और ज़्यादा दोनों हो सकता है। नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। तो ये बताओ कब कम और कब ज़्यादा? और यहाँ पे भी ज़्यादा हो सकता है और भी ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या खास बात है बताओ? ये रेड वाला कम कर देता हूँ। क्या खास है बताओ? ये डिफरेंट ग्राफ क्या आप शो करते हैं? अब दिमाग बंद हो जाएगा तुमको, और हमने तो जंग मारा है ग्राफ पढ़ा के। तुम लोग ग्राफ बताया ना, तो फिर क्यों नहीं लगा रहे हो? किसी भी ग्राफ से क्या रिजल्ट आता है? किसी भी ग्राफ से रिजल्ट बताओ बस, कौन कौन से आते हैं? रिजल्ट फ्रॉम ग्राफ बोलो। कर क्या रहे हो तुम लोग? स्लोप, एरिया, हिडन और रिलेशन नहीं याद है क्या? अरे वो रखने के लिए नहीं बताया है, या यूज करने के लिए बताया है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंट है तीनों का? स्लोप डिफरेंट है। इसका मतलब ये 3 अलग ग्राफ 3 अलग अलग स्लोप को शो करेंगे। और स्लोप क्या शो करेगा? मास। स्लोप क्या शो करेगा? कैसे? देख लो, स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर P अपॉन बेस B, तो P अपॉन V मास होगा कि नहीं? बोलो बच्चों। अरे भाई मैंने बोला ग्राफ के 4 एप्लीकेशन, मैंने बोला क्या काइनेमेटिक्स में है? वो पूरी फिजिक्स में है, पूरी फिजिक्स में है। सुनाई दिया? पूरी फिजिक्स में कहीं भी यूज करना है उसको, कहीं भी लेके नहीं बैठे रहना उसको कि वो तो मेरा है। अरे वो मेरा नहीं है, अप्लाई करने के लिए दिया है, रखने के लिए नहीं करना। कहीं पे भी कोई क्वेश्चन पूछे तो डिफरेंट स्लोप है तो क्या शो करेगा भाई? ये डिफरेंट स्लोप क्या शो करेगा? डिफरेंट मासेस। कैसे? यहाँ पे तो बताओ स्लोप क्या होगा, तुम बताओ। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा? P अपॉन V होगा कि नहीं? जब स्ट्रेट लाइन होता है तो dP बाई dV P अपॉन V हो जाता है। फिर से, जब स्ट्रेट लाइन होता है तो dP बाई dV P अपॉन V हो जाता है। स्ट्रेट लाइन है ना वो। और P अपॉन V क्या होता है बच्चों? मास। इसका मतलब स्लोप क्या शो करेगा? तो कौन सा मास ज़्यादा है, कौन सा कम है? कौन सा स्लोप ज़्यादा, कौन सा कम है? बताओ। ग्रीन वाले का स्लोप ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है। तो ये मास मैक्सिमम है, यानी M1 कर दें, M2 कर दें और M3 कर दें, तो साफ साफ दिख रहा है कि M1 विल बी ग्रेटर देन M2 विल बी ग्रेटर देन
सुनाई दिया क्या बच्चों? क्योंकि एज स्लोप ऑफ 1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 3। क्या मैं स्लोप के लिए आगे से m यूज़ करूं? m होता है ना y इक्वल टू mx, तो m1 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m3। आगे से ऐसे यूज़ करूंगा तो थोड़ा टाइम कम लगेगा लिखने में। m इज स्लोप। क्लियर? यहाँ पे बताओ स्लोप क्या शो करेगा बच्चों? दूसरे एग्जाम्पल में बताओ। हाँ देख लो, यहाँ पे स्लोप m क्या शो करेगा? हाँ p अपॉन m, और p अपॉन m तो वेलोसिटी है। फिर वही बात, तो कौन सी वेलोसिटी ज़्यादा? यस, यानी v1 विल बी ग्रेटर देन v2 विल बी ग्रेटर देन v3 एज स्लोप ऑफ 1, स्लोप समझ गया ना? स्लोप m1 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m3। पक्का? जो हम पढ़े हैं वो इसीलिए पढ़े कि हम बार बार यूज़ करके कॉमन सेंस लगा दें। हर चैप्टर में तुम अलग अलग ग्राफ पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, इतने ग्राफ कैसे पढ़ लोगे? ग्राफ के रिजल्ट्स कॉमन होते हैं। एक बार पढ़ लिया ग्राफ, रिजल्ट फ्रॉम ग्राफ हमेशा लगेगा। तो पिछले चैप्टर में जो रिजल्ट फ्रॉम ग्राफ पढ़ाया है हर जगह यूज कर सकते हो पूरी फिजिक्स में। अब देखो तीसरा यूज करो। यहाँ बताओ क्या यहाँ पे स्लोप कुछ शो करेगा? यहाँ पे स्लोप क्या शो करेगा? dm/dv ना, और dm/dv कुछ नहीं होता। अरे चेंज इन मास बाय चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? कुछ भी नहीं होता। तो इसका मतलब कि ये स्लोप से तो नहीं निकलेगा। किससे निकलेगा? हाँ, अगर एरिया निकालोगे तो m इंटू वी हो जाएगा। देख लो भाई, m इंटू डी और m कांस्टेंट है तो m इंटू वी, या जो भी। यानी ये मोमेंटम कौन शो करेगा? एरिया। एरिया क्या शो करेगा? मोमेंटम। एरिया क्या शो करेगा? तो बताओ ये नीचे का सबसे कम एरिया, ये वाला कलर वाला एरिया A1 है कि नहीं? उससे ज़्यादा पूरा एरिया लेते हैं ना, मैंने बोला था पूरा लेते हैं। ये बीच का नहीं लेना है, कल बताया था मैंने कि जहाँ लाइन खींचो उसे पूरा, तो यहीं पे लाइन खींचो तो उसे पूरा एरिया। पूरा मतलब समझ गए मेरी बात? ये पूरा एरिया बच्चों, ये पूरा एरिया सुना। जबकि इसमें ये वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया, और तीसरे वाले में वो पूरा आएगा कि नहीं? पूरा मतलब समझो उस चीज़ को। तो कौन सा एरिया ज़्यादा है बच्चों? साफ साफ दिख रहा है। हाँ, एरिया 1 इज़ लेस देन एरिया 2 इज़ लेस देन एरिया 3। और एरिया क्या शो कर रहा है? मोमेंटम। इसका मतलब मोमेंटम ऑफ 1 विल बी लेस देन मोमेंटम ऑफ 2, है ना? विल बी लेस देन मोमेंटम ऑफ 3। समझे क्या बच्चों? तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। छोटी छोटी बातें ग्राफ के लिए। अब ग्राफ कभी भी आए तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे तुम्हें बोलूँ कि तुम कभी भी ग्राफ आएगा तो बिना डरे चुपचाप जो 4 चीज़ सिखाई है वो लगा दो। मुझे नहीं पता कि मैं इसको कैसे बोलूँ कि तुम लगाओ, लेकिन अब देखो मान लो इस बात को, पूरी फिजिक्स में कहीं भी ग्राफ आएगा तो तुम अपना दिमाग कैसे लगाओगे? स्लोप क्या देगा? मतलब जो भी रिजल्ट पूछेगा वो या तो स्लोप से आएगा, या एरिया से आएगा, या रिलेशन से आएगा, या कभी कभी 2 स्टेप में आता है हिडन से आएगा। समझ गए? तो ग्राफ तो देख के डरना ही भी मत। अब आगे से डरना ही नहीं बच्चों, नहीं तो सब दिक्कत होने वाली है। फिर तो क्या पढ़ाने से फ़ायदा होगा? देखो कितना सिंपल ग्राफ है कि नहीं सिंपल? लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है, इसे पूछ सकता है कि P1 P2 P3 में कौन ज़्यादा है? समझे? P3, क्योंकि एरिया ज़्यादा है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा यही ग्राफ? अभी तो हमने कर लिया। तुम खुद सोचोगे कि स्लोप तो कुछ नहीं दे रहा है, एरिया क्या दे रहा है? एरिया के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया? y पूरा और x छोटा, तो m इंटू डी वी का इंटीग्रेशन करोगे तो मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोमेंटम में चेंज। तो एरिया इसका मतलब मोमेंटम एक तरह से शो करेगा। अब एरिया मोमेंटम शो करेगा तो एक एरिया देखो कम है, दूसरा एरिया देखो ज़्यादा है, तीसरा एरिया देखो और ज़्यादा है। इसका मतलब मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। क्लियर है बच्चों? ये हो गया तुम्हारा मोमेंटम से जुड़ा हुआ ग्राफ। क्लियर है बच्चों? ओके, यहाँ पे मैं लिख दूँ एरिया मोमेंटम शो करेगा, यही ना? यहाँ पे जो एरिया है वो मोमेंटम शो करेगा, है ना बच्चों? ठीक, करेगा। तो मोमेंटम क्या होता है? क्लियर हो गया? अब आगे बात आती है, क्या बात आएगी बताओ? मोमेंटम पढ़ लिया तो अब क्या बात आएगी? मोमेंटम चेंज। क्या बात आएगी?
तो आगे अब हम मोमेंटम चेंज की बात करेंगे। तो मोमेंटम m इंटू वी। तो सबसे पहला धीरे धीरे आराम से, सबसे पहला एक पार्टिकल देखो m मास v वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका मोमेंटम mv है, सही है। और ज़्यादा अच्छा देखे तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो क्या तुम p इक्वल टू एम वी आई ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन आई है, आई मतलब x है। क्लियर। आगे ये मास आके टकराता है v वेलोसिटी से आके दीवार से टकराता है, और टकराने के बाद रुक जाता है। क्या ये टकराने के बाद रुक जाता है। टकराने के बाद अगर रुक जाता है ये मास, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है बच्चों? इनिशियल मोमेंटम mv है कि नहीं, और फाइनल मोमेंटम कितना है? m इंटू वी कितना हो जाता है? 0। तो 0 हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? चेंज हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ध्यान रखना। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। और लॉस पूछे तो इनिशियल माइनस फाइनल, याद रखना तुम। चेंज हमेशा निकालना है तो क्या बोलोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। और लॉस बोले तो क्या निकालोगे? कभी भी। अब क्या इस चैप्टर में, पूरी फिजिक्स में कहीं भी, तो चेंज का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, लॉस का मतलब है इनिशियल माइनस फाइनल। तुम्हारे पास 100 रुपये थे, 50 रुपये के गिर गए, तो इनिशियल माइनस 50 फाइनल, 50 रुपये गिर गए, लॉस हो गया, सही है। और चेंज का मतलब -50 का चेंज हो गया, क्यों? पहले 100 था, अब 50 हो गया, तो फाइनल में से इनिशियल -50 का चेंज हो गया। चेंज कितने का हुआ? -50 का। लॉस कितने का हुआ? 50 का। समझ गए क्या बच्चों? तो ये हो गया तुम्हारा मोमेंटम इनिशियल, मोमेंटम फाइनल और चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है ना बच्चों। चेंज इन मोमेंटम क्या है? हाँ, तो चेंज इन मोमेंटम अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो चेंज इन मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म विल बी -mv, है कि नहीं? कैसे? फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दिया। क्लियर है बच्चों? एक, लेकिन ये चेंज किसका हुआ है? हमने किसके मोमेंटम में से किसका मोमेंटम घटाया है? बॉल के मोमेंटम से बॉल का मोमेंटम घटाया। बोलो बच्चों, याद रखो, अगर बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ है -mv, तो किसी ने तो इसको चेंज किया होगा ना। किसने किया ये चेंज? वॉल ने बॉल का मोमेंटम चेंज किया। वॉल ने बॉल का मोमेंटम चेंज किया, सुनाई दिया? तो बॉल का मोमेंटम इतना चेंज हुआ, तो वॉल का कितना होगा? +mv। नहीं समझे भाई? मैंने एक मुक्का किसी को मारा, तो मेरा मुक्का तो रुका ना, लेकिन वो मोमेंटम किसको मिला? उसको मिला ना। तो मेरा मुक्का रुका मतलब मोमेंटम में चेंज ऐसे हुआ, तो उसमें कैसे होगा? ऐसे होगा, उल्टा डायरेक्शन होगा कि नहीं? मैंने किसी को मारा, तो मेरे हाथ को किसी ने रोका ना, तो मेरे हाथ को किसी ने रोक दिया, यानी मेरे मोमेंटम में चेंज ऐसा था, ऐसा हो गया कि नहीं? यानी वापस हो गया। लेकिन उसको कहाँ मिला? उधर, तो वो उधर गया। तो हमेशा जो एक मोमेंटम में जो चेंज हुआ, उतना ही मोमेंटम चेंज उसका भी होगा किधर? दूसरी साइड। क्लियर? तो मोमेंटम चेंज ऑफ वॉल कितना हो गया? वो देखो, वॉल डेल्टा mv प्लस आई पहले, जबकि मेरा बॉल का कितना है? -i। समझे क्या बच्चों? एक क्वेश्चन। दूसरा क्या है क्वेश्चन, कौन बताएगा? m मास v1 वेलोसिटी से आया, अरे बोलो, और v2 वेलोसिटी से गया, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? mv1, और फाइनल मोमेंटम कितना है? -mv1i ना। इनिशियल मोमेंटम mv1i, और फाइनल मोमेंटम कितना है? -mv1i। क्यों? उल्टा है, जा रहा है ना, तो ये तो -i होता है ना। तो फाइनल मोमेंटम कितना है बच्चों?
वो देखो, अच्छा डेल्टा एम सीधा लिख दिया क्या मैंने। चलो पी इनिशियल बता दो, पी फाइनल फिर बताते। पी इनिशियल बताओ, एम वी वन आई है कि नहीं, वेक्टर फॉर्म में बोलो बच्चों। और फाइनल बताओ, फाइनल माइनस एम वी टू आई है कि नहीं। तो फाइनल में से इनिशियल को क्या कर दो, माइनस। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो तो ये आएगा और ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। क्लियर है सबको, ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। कोई प्रॉब्लम। अच्छा दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन वो। तो पहला ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। 4 क्या है, अब यही चीज़ किसी एंगल पे हो जाए तो समझ में आ रहा है। तेज तो नहीं चल रहा है, हम कर क्या रहे हैं, मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं और चेंज के लिए फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, काम खत्म। अच्छा अगर बॉल का मोमेंटम जो चेंज हुआ, वॉल का उसका अपोजिट चेंज होगा, दैट्स ऑल। इतना याद आएगा। तो किसका पूछा गया है, बॉल का या वॉल का, उसके हिसाब से जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। माइनस प्लस की गलती नहीं करनी है। अच्छा ये देखो जरा फिर से, चेंज जो होगा फाइनल माइनस इनिशियल। अब जरा फाइनल देखो, इसका फाइनल बताओ बच्चों, क्या तुम्हें लग रहा है कि एक्स कॉम्पोनेंट प्लस में होगा, इस इनिशियल का एक्स कॉम्पोनेंट प्लस में होगा कि नहीं, और वाई कॉम्पोनेंट नीचे होगा कि नहीं, तभी तो ऐसा जा रहा है। बोलो, नहीं समझ में आया। अगर कोई ऐसा जा रहा है तो उसका एक्स कॉम्पोनेंट इधर है और वाई कॉम्पोनेंट इधर है कि नहीं, दो टुकड़े। और कोई बाहर इधर जा रहा है तो एक्स कॉम्पोनेंट किधर है, इधर है कि नहीं, और वाई कॉम्पोनेंट इधर है कि नहीं। तो ये क्या है, दोनों नेगेटिव है, चेक कर दो। तो आने पे फिर से सुनो, एक मास m v1 वेलोसिटी से, ये देखो थीटा एंगल पे, नॉर्मल से थीटा एंगल पे दीवार से टकराने आया। देखते हैं पहले जो मैंने कहा वो समझ में, v1 वेलोसिटी से m मास, हाँ ऐसे आया, v1 वेलोसिटी से थीटा वन एंगल पे आया, थीटा एंगल पे आया, थीटा एंगल पे टकरा के चला गया, सही, ठीक है। थीटा पे आया, ऐसे आया और दीवार से टकरा के ऐसे थीटा पे चला गया, दीवार है, दीवार से टकरा के चला गया, क्लियर। तो उस वेलोसिटी को i और j मिलाना पड़ेगा, तो उसका x कंपोनेंट प्लस x, अगर मैं इधर x लेता हूँ, जनरली यहीं x लेते हैं ना बच्चों, और इधर क्या लेते हैं, y, अरे लेते हैं कि नहीं, इधर y लेते हैं। तो जो वेलोसिटी आ रही है, क्या लगता है उसका x कंपोनेंट प्लस में है कि माइनस में, हाँ x कंपोनेंट नहीं, ऊपर जो आ रही है उसका x कंपोनेंट है ना, v1 का x कंपोनेंट ऊपर जो आ रही है बच्चा, कितना है, अरे ये वाला x कंपोनेंट प्लस में है कि नहीं, जबकि y कंपोनेंट किस में है, माइनस में। और ये जा रहा है उसका x कंपोनेंट कितना है, माइनस में, और y कंपोनेंट तो अभी भी क्या है। तो ये देखो समझ में आया कि नहीं, ये बताओ इसका x कंपोनेंट किस में है, फाइनल है, ये फाइनल है ना। तो फाइनल का x और y दोनों नेगेटिव है कि नहीं, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है कि नहीं। जबकि आने वाले का इनिशियल बाद में होता है ना, तो आने वाले का x प्लस और y, ये देखो x प्लस है कि नहीं, जबकि y, समझा पाया। और कंपोनेंट तो कॉज और साइन होता ही है, पक्का ना। तो फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, ऐसा सोचते हुए कि मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं ठीक है, लिख देता हूँ। इधर मोमेंटम mv है ना बच्चों, तो इधर क्या होगा mv1, तो इधर क्या होगा mv1 का cos थीटा, जिधर थीटा होता है उधर क्या होता है cos, और इधर हो जाएगा mv1 का, यही है। तो mv1 का cos थीटा क्या होगा, i है कि नहीं बच्चों, जबकि ये माइनस j है कि नहीं, यही तो इनिशियल मोमेंटम है, बोलो। तो ये वाला देखो, यही इनिशियल है, देखो यही है ना, ये वाला दिख रहा है ना। क्या दूसरा वाला भी लिख दूँ, लिख देते हैं। तो ये P इनिशियल है, P इनिशियल, और P फाइनल लिखो जरा, ऐसे आ रहा है ना बच्चों। तो इसका एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है। कौन बताएगा ये कंपोनेंट कितना है, mv का cos थीटा माइनस i है कि नहीं बच्चों,
और एम बी का साइन थीटा माइनस जे, पक्का? तो इस तरह से वेक्टर हो गया और उसकी वैल्यू जब यहाँ पे रखोगे तो ये दोनों हो गया, दोनों नेगेटिव में। और चेंज निकालने के लिए हमेशा रटते थोड़ी हैं कि इसमें से इसको माइनस किया, अरे फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, कर दो। हम लोग क्या करते हैं, बार बार रटते हैं, हर चीज़ को रटते हैं। नहीं, जैसे बोले चेंज, तुरंत आगे बढ़ जाओ। क्यों? चेंज तो मैं निकाल दूंगा, हमेशा फाइनल में से इनिशियल करते हैं। लेकिन तुम रटोगे तो तुम इतना बड़ा रटने जाओगे, मतलब पूरी मेहनत इसमें कर ली, इसमें कर ली और इसमें भी मेहनत करोगे कि क्या करो। अरे भाई, इसमें सीधी सी कॉन्सेप्ट है, फाइनल में से इनिशियल माइनस। क्लियर है बच्चों? आता है? इसको सॉल्व करने पे तुमने क्या देखा, देखो इससे कुछ रिजल्ट जरा एनालिसिस करो। y जो कंपोनेंट है, देखो y जो कंपोनेंट है पहले भी नीचे था, बाद में भी नीचे है। इसका मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। देख लो क्या चेंज हुआ है, कोई? समझ गए? और x में जो कंपोनेंट है पहले प्लस में था, बाद में, यानी x का जो कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन चेंज हो गई ना? बोलो बच्चों। जब किसी दीवार से एक मास किसी एंगल पे आके टकराया तो टकराने के बाद वो किसी एंगल पे गया। अगर एंगल में चेंज नहीं हुआ और वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि वर्टिकल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन हॉरिजॉन्टल मोमेंटम में चेंज हुआ, डायरेक्शन बदल गई। और तुम खुद समझ सकते हो कि वर्टिकल में चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्टेट चेंज करने के लिए क्या चाहिए होता है? स्टेट चेंज करने के लिए क्या चाहिए? स्टेट कब चेंज होगा? न्यूटन फर्स्ट लॉ। क्या इनर्शिया क्या होता है? हाँ, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया हमेशा अपने स्टेट चेंज को अपोज करता है। तो मैंने क्या बोला, स्टेट चेंज करने के लिए क्या चाहिए? फोर्स। क्या चाहिए? न्यूटन फर्स्ट लॉ यही ना कि इफ वी वांट टू चेंज स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स। बिना फोर्स के स्टेट चेंज नहीं हो सकता। यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ, है ना? तो स्टेट चेंज करने के लिए क्या चाहिए? फोर्स। तो तुम बताओ स्टेट किस में चेंज हो रहा है, एक्स में कि वाई में? एक्स में चेंज हो रहा है, इसका मतलब फोर्स किस में होना चाहिए? और वाई में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब फोर्स वाई में नहीं। समझ गया? तो तुम बताओ दीवार है और कोई भी चीज़ आके उससे टकरा रही है तो वो फोर्स कैसे लगाएगा? नॉर्मल फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा? टेंजेंशियल फोर्स कैसे लगाएगा? दीवार नहीं लगा सकता। लगाएगा अगर फ्रिक्शन हो जाए। मान लो तुमने बॉल मारी और इसमें चिपकने वाली कोई चीज़ रख दी है, तो बॉल मारी तो चिपक गई तो कौन सा फोर्स लगा? टेंजेंशियल भी लग गया। तो अगर कोई फोर्स चिपकने वाला हो जाए, कोई चीज़ लगा दो तो टेंजेंशियल फोर्स भी आ जाएगा। जबकि अभी तो अगर स्मूथ है तो क्या रहेगा? केवल नॉर्मल। तो क्योंकि स्मूथ है बॉल इसलिए केवल नॉर्मल फोर्स है। कैसा फोर्स है? और नॉर्मल फोर्स उसके नॉर्मल मोमेंटम को चेंज कर रहा है, दैट इज एक्स मोमेंटम को चेंज कर रहा है, वाई मोमेंटम को चेंज नहीं कर रहा है। सुनाई दिया क्या बच्चों? तो मैं यहाँ से ये बताना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे नोट करके लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँ नोट करके? बताओ बच्चों। देयर इज चेंज इन मोमेंटम इन एक्स। ड्यू टू फोर्स इन एक्स। देयर इज चेंज इन मोमेंटम इन एक्स ड्यू टू फोर्स इन एक्स। सुनाई दिया? एक पॉइंट, देयर इज नो फोर्स इन वाई, सो नो चेंज in momentum along y। y में कोई फोर्स नहीं इसलिए मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। सुनाई दिया क्या? लेकिन y में अगर मैंने चिपकाने वाला कुछ रख दिया तो चिपका दिया दीवार पे तो तब फोर्स होगा, तो फोर्स होगा तो y में भी चेंज होगा। जैसे कि फ्रिक्शन अगर आ जाए तो भी, अगर मान लो दीवार में फ्रिक्शन आ जाए तो भी y में मोमेंटम चेंज हो जाएगा। सुनाई दिया क्या बच्चों? यहाँ पे देखो फ्लूइड में, यहाँ पानी आ रहा है, ऐसे पानी आ रहा है, वही कह रहा हूँ।
ये पानी यहाँ से आ रहा है, तो पानी यहाँ से आ रहा है तो इसका कुछ मोमेंटम है ना बच्चों, बोलो बोलो। और पानी यहाँ से चला गया तो मोमेंटम इधर हो गया कि नहीं? तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? पी आई। इनिशियल मोमेंटम कितना है? और फाइनल मोमेंटम कितना है? माइनस पी जे। माइनस है ना, नीचे है ना, बोलो। तो फाइनल मोमेंटम नीचे है ना बच्चों, बोलो भाई तुम लोग। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कुछ बोलो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये पी फाइनल है ना? तो पी फाइनल क्या है? अगर उसका मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, पी ही है, केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो पी माइनस जे वाई डायरेक्शन में है ना। जबकि इनिशियल मोमेंटम क्या है? पी माइनस आई। हाँ, इसका इनिशियल मोमेंटम है पी प्लस आई, है ना। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो अगर चेंज इन मोमेंटम देखो, ये देखो, तो चेंज इन मोमेंटम के लिए फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं ना। फाइनल में से तो P फाइनल माइनस P इनिशियल। P फाइनल कितना था? P माइनस जे था ना, माइनस P इनिशियल कितना था? P आई था ना। इस तरह से तुम कॉमन ले लो, P जे प्लस P आई, यही ना बच्चों। इसका मतलब चेंज जो होगा माइनस टाइम्स आई और जे में, तो इसका मतलब ये देखो, यही तो चेंज हुआ। इधर कितना था? माइनस पी जे, माइनस पी था कि नहीं? देखो, और ये कितना था? ये भी तो पी आई था माइनस में। ये रिप्रेजेंट करो, ये वाला रिप्रेजेंट करो। डेल्टा पी की डायरेक्शन देखो, ये आया कि नहीं? पहले ये समझ में आया? अच्छा चलो ठीक है, फिर से बना देते हैं इसको। डेल्टा पी वेक्टर रिप्रेजेंट करो बच्चों, डेल्टा पी वेक्टर रिप्रेजेंट करो। डेल्टा पी कैसे है? पी कितना है? माइनस जे है ना। पी कितना है? तो पी माइनस जे ये होता है कि नहीं? अरे बोलो। और पी माइनस में वो भी तो आई है, तो इधर हुआ कि नहीं? तो हमारा वेक्टर यही तो हुआ ना, डेल्टा पी। डेल्टा पी वेक्टर हुआ कि नहीं ये? तो डेल्टा पी वेक्टर किधर की तरफ? नीचे की तरफ हुआ कि नहीं? ये किसका है? ये डेल्टा पी चेंज किसका लिया तुमने, निकाला था? ये चेंज किसका निकाला था? वाटर का। वाटर का ही चेंज निकाला था ना, मोमेंटम। तो ये चेंज इन मोमेंटम वाटर है। ऑफ वाटर। तो इसका जस्ट उल्टा क्या होगा बच्चों? हम बोलो क्या होगा? इन ऑफ पाइप। अरे भाई, पाइप ही तो मोड़ के उसको भेज रहा है। तो अगर वाटर के मोमेंटम को इधर चेंज हो रहा है तो धक्का मिल रहा है ना पाइप को, तो पीछे पाइप पे धक्का मिल रहा है। तुमने देखा है कभी बहुत प्रेशर से पानी आए तो पाइप खुद ही इधर उधर करता रहता है? क्यों? पानी जब निकलता है तो उसका मोमेंटम चेंज होता है, तो इसका भी मोमेंटम चेंज होगा ना, इसलिए पाइप ऐसे ऐसे घूमता रहता है ना। समझा पाया हो क्या? तो ये सब वही है, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाटर एंड पाइप हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। कुछ समझा पा रहा हूँ? ये देखो रॉकेट प्रपल्सन, रॉकेट है, केवल समझने के लिए। रॉकेट में फ्यूल जल के नीचे से निकलता है। रॉकेट में ये जो फ्यूल है, फ्यूल वो जल के और यहाँ पे ऐसे निकलता है। ये कौन है? बर्न फ्यूल। कौन है ये? बर्न फ्यूल। बर्न फ्यूल जो जल गया, गैस बदल गया, ज़्यादा सा वॉल्यूम हो गया, ज़्यादा वॉल्यूम होने के बाद जोर से निकलेगा। तो जोर से जब निकलेगा तो नीचे निकलते समय थ्रस्ट, उसको मोमेंटम किसी ने नीचे दिया। भाई नीचे निकला तो इसका मतलब मोमेंटम नीचे गया, तो एक थ्रस्ट लगेगा ना उल्टा, जैसा ऊपर देख रहे थे हम लोग, ऊपर की तरफ एक मोमेंटम मिलेगा कि नहीं, रिमेनिंग पार्ट को। जैसे पाइप पानी को थ्रस्ट दे रहा है, मोमेंटम चेंज कर रहा है, तो उसका भी तो चेंज हो रहा है ना। ऐसे ही इसमें रॉकेट में फ्यूल का मोमेंटम नीचे की तरफ मिल रहा है, तो उसका उल्टा रॉकेट को मिलेगा। सुनाई दिया क्या बच्चों? ऐसे।
तो फ्यूल का मोमेंटम जो है उसका उल्टा मिलेगा रॉकेट को, इसलिए रॉकेट ऊपर भागता रहेगा, फ्यूल जलता जाएगा, रॉकेट भागता रहेगा। कब तक रॉकेट भागेगा? जब तक फ्यूल जलेगा। तब तक क्या होगा, भागेगा कि तब तक एक्सीलरेट होगा? नहीं, एक्सीलरेट होगा। और एक बार एक्सीलरेट हो गया तो एक वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, और वो वेलोसिटी एक्वायर करके घूमता रहेगा ऑर्बिट में, सैटेलाइट टाइप की, समझ गए? तो वो वेलोसिटी एक बार मिल गई तो वो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, सही ना? ऐसा सबको क्लियर है ये सब क्या हो रहा है? चलो, तो रॉकेट का मोमेंटम चेंज देखो प्लस में हुआ ना, जबकि फ्यूल का मोमेंटम चेंज क्या था? माइनस था, नीचे था ना। तो क्या चेंज की समझ में आई बात? अब बात क्या करेंगे? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम की। देखो, तो देखो मोमेंटम चेंज कैसे हो रहा है। जब तुम देखते हो ना, ये क्या सिखाना चाहता है, ये क्या बताना चाहता है? ये बताना चाहता है, ये पूरा बताना चाहता है पॉइंट कि बच्चों जो हम कहते हैं ना कोलाइड हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे से कोलिजन कर रहा है, तो ये बताता है कि कोलिजन इंस्टेंटेनियस नहीं है। हमें क्या लगता है, एक बॉल आई, दीवार से टकरा के फट से चली गई, तो वो जो टक्कर है वो इंस्टेंटेनियस है क्या? नहीं ना। वो टक्कर कैसे है? बॉल आई, दबती गई, दबती गई, दबती गई, फिर से रीगेन की, रीगेन की, रीगेन करके तब गई। तो वहाँ से यानी शेप था से बदल के वापस शेप रीगेन करने तक बॉडी इसके कांटेक्ट में रही ना, किसके? दीवार के कांटेक्ट में रही ना। ये वही सिखा रहा है कि यहाँ T1 पे आई और थोड़ी देर तक ये दबती गई, चपटी हो गई, फिर शेप रीगेन करके यहाँ तक चली गई कि नहीं? तो इस पूरे टाइम में यहाँ से पे T1 पे आया और यहाँ पे T2 पे गया कि नहीं? T2 पे तो टाइम कितना लगा? T2 माइनस T1। टाइम कितना लगा? T2 माइनस T1। इतना टाइम लगा, इंटरवल लगा, है ना? तो यही बोलना चाहता हूँ कि ये है नहीं, ऐसा होता है हमेशा, भले हम ना देख पाए, वो टाइम बहुत कम होता है, लेकिन होता तो यही है। और उसको अगर बड़ा करके देखना है तो एक गीली मिट्टी से मारो, देखो समझ में आएगा, सही ना? यानी कुल मिला के टक्कर होने और टक्कर खत्म होने के बीच में एक टाइम इंटरवल रहता है। तो ये इंटरवल रहेगा, इंटरवल फॉर क्या? कोलिजन। तो इसका मतलब है कि अगर एक बॉल आके टकराई और टकरा के वापस चली गई, तो जो टक्कर होना शुरू हुआ और टक्कर होके ख़त्म हुआ, इस पूरे में जो मोमेंटम चेंज हुआ वो तो 2mv हो गया भाई, फाइनल माइनस इनिशियल। और उस मोमेंटम चेंज में को होने में कितना टाइम लगा? डेल्टा टी। कितना टाइम लगा? डेल्टा टी। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखें तो क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम। और ये क्या होता है पता है? फोर्स। क्या होता है? फोर्स। ये देखो, चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम विल बी फोर्स। तो यही फोर्स होता है। कौन सा फोर्स क्या होता है समझ गए? ध्यान दो, फोर्स क्या होता है? मोमेंटम चेंज कितनी देर में हुआ है। अरे वो समझ में आया? मोमेंटम चेंज कितनी देर में हुआ है वो होता है, सही? तो मोमेंटम चेंज अपॉन टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। तो हमने कैसे पढ़ना शुरू किया था? व्हाट इज मोमेंटम, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम। फिर चेंज इन मोमेंटम निकाल के हमने देखा कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल एंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल, है ना? और अब देख रहे हैं ये टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है मतलब टाइम जो भी लगा उससे डिवाइड कर देने से हमें क्या मिल जाएगा? फोर्स। क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो फोर्स होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही क्या होता है? फोर्स। समझ गए? ये क्वेश्चन है, तुम इसको समझ के ट्राई करो। मैं थोड़ा चाय पी लूँ। एफ नेट इक्वेटर में एक बॉडी होगी, उस पर कुछ फोर्स लगा होगा। ये फोर्स 1 डायमेंशन में होगा या 2 डायमेंशन में हो सकता है या 3 में भी हो सकता है, लेकिन जनरली हमारे में 3 में नहीं। तो 1 में होगा आसान फोर्स, 2 में होगा थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल क्या होगा? थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ओके, तो 1 डायमेंशन में फोर्स लगा है तो एक्सेलरेशन की एक डायरेक्शन तुम्हें एज्यूम करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। और वो किधर लोगे जिधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है। समझे? पहला लाइन क्या है? रखो उसको साइड में,
तो तुम लोग का दिमाग खराब कर रहा है, दूर रखो उसको, खतरनाक चीज है वो। तो मास पे 100 और 50 न्यूटन के दो फोर्स लग रहे हैं। 100 ज्यादा है तो बॉडी इधर एक्सलेट होगी, जिधर एक्सलेट होगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दो। अब सुनना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाला इस फैमिली के लिए कमा रहा है, कमाने वाला, ये तुम लोगों खाने वाले जो खर्च कराता है। तो कमाने वाला माइनस इक्वल टू जो बच गया वही फैमिली को ले जाने वाला, सिंपल। तो कमाने वाला माइनस खाने वाला, जो बच गया वही फैमिली को आगे बढ़ाने वाला। एक्सेलरेट करना मतलब क्या होता है? आगे बढ़ाना, वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेट, समझ गए ना? यहाँ पे देखो खाने वाला जो है कुछ तुमसे लेता है, कुछ कहीं और से भी लेता है, क्योंकि उसके दो कंपोनेंट, सही है। तो 40 का cos 37 और 40 का, तो इसके मैंने दो टुकड़े कर दिए। यानी अब क्या हुआ, पिछले वाले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में अंतर क्या है? केवल एक ही अंतर है, जैसा फोर्स ये लग रहा था वैसा लग रहा है, बस ये वाला फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है। तो मैं इसको रिजॉल्व कर लूंगा, समझ गए? तो 40 का cos 37 32 होता है और 40 का sin 37 24, cos 37 sin 37 की वैल्यू रख देना, समझ गए? अब देखो ये 24 ऊपर ले जाना चाहता है, लेकिन इसका वेट mg 30 होगा, वो नीचे रखना चाहता है। तो ये तो उठा के ले नहीं जा सकता 24, तो उसको तो भूल ही जाओ। जब नहीं ले सकता तो काम खत्म करते हैं, लेकिन ये तो ले जाएगा ना। तो कमाने वाला 100, खाने वाला इक्वल टू m, किसमें? x डायरेक्शन, और y में एक्सेलरेशन क्या होगा? g, क्योंकि जा ही रहा है, समझ में आया? लेकिन अभी y की बात नहीं करें, क्योंकि y में आने के लिए एक्सेलरेशन रिएक्शन आना पड़ेगा, और रिएक्शन अभी नहीं पढ़ा है मैंने। तो मैं केवल ये बता रहा हूँ कि हम एफिनिटी में लगाने के लिए करते क्या है। जितने भी फोर्सेस हैं सबको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और बोलो और परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जितने भी फोर्सेस हैं सबको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और में रिजॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? और x में अलग कमाने वाला माइनस खाने वाला इक्वल टू m है, और y में अलग कमाने वाला माइनस खाने वाला इक्वल टू m लगा देते हैं। सुनाई दिया? फिर से, बॉडी पे जितने भी फोर्स हैं उनको लगा देते हैं और रिजॉल्व कर लेते हैं। किधर? अगर रिजॉल्व पहले से ही है तो क्यों रिजॉल्व करना? अरे जब पहले से ही है, जैसे इससे पहले तो पहले था, तो रिजॉल्व नहीं करना, लेकिन यहाँ पे किसी एंगल पे है तो रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो जितने भी फोर्सेस सब लगा के क्या कर लो? रिजॉल्व कर लो। किधर रिजॉल्व करो? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन रिजॉल्व कर लो, और रिजॉल्व करके कमाने वाला माइनस खाने वाला इक्वल टू m लगा दो। सुनाई दिया? पक्का? इधर भी और इधर भी। अब इधर अभी नहीं बताया क्योंकि उसमें कुछ और फोर्सेस चाहिए, रिएक्शन और चाहिए, फ्रिक्शन नुकसान चाहिए, ठीक है ना? तो अभी मैं उतना क्वेश्चन में नहीं दिया हूँ, मैं क्वेश्चन में सिंपल किया, सही ना? यानी इस क्वेश्चन को और थोड़ा ऊपर जाओगे तो ये क्या हो गया बताओ? देखो एक फोर्स ये लग रहा है 10√2, एक फोर्स 40 लग रहा है, एक फोर्स 5√2 लग रहा है, और एक फोर्स 100 लग रहा है। तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लग रहा है वो तो ठीक है, अच्छी बात है। जो नहीं लग रहा है उसको क्या कर दूंगा? रिजॉल्व। क्या कर दूंगा? रिजॉल्व। तो सबको मैंने रिजॉल्व कर दिया, जो नहीं लग रहा उन सबको हमने रिजॉल्व, और रिजॉल्व करके सबको x और y में क्या कर दिया? तोड़ दिया। सारे x वाले को एक तरफ देख लिया, इधर जो लग रहा है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कमाने वाला, उल्टा जो लग रहा है वो खाने वाला, दोनों का जो डिफरेंस है वो जाने वाला डिफरेंस है, पक्का ना? और ऐसे किस में करना है? y में भी करना है। ऐसे किस में करना है? अगर जरूरत पड़ी तो आगे। समझ गए? समझा पाया हूँ? जैसे इसमें y में भी देखो, x में भी देखना है और y में भी। तो x में अलग देख लिया, जो भी x है सब x वाला अलग देख लिया, ये और ये x अलग देख लिया, देखा कि नहीं? ये देखो x 2x, x मास है 2 ax, पक्का?
और y में अगर देख लिया जितना y है उसको y कर लिया माइनस नीचे वाला इक्वल टू, समझे कि नहीं? यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है तो जो भी फोर्स लग रहा है ऐसा लग रहा है, पक्का? समझा काम? बस ये है एफिनिटी करने का तरीका। यानी क्या करना है, करना क्या है, सारे फोर्स डिनोट कर दो, सारे फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पहचानो। किसकी डायरेक्शन पहचानो? किसे बताओ? सारे फोर्सेस को हाँ किधर रिजॉल्व करना है? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और उसके रिजॉल्व कर दो, और दोनों डायरेक्शन में कमाने वाला माइनस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाला कमाने वाला होता है, उल्टा वाला खाने वाला, दोनों का जो डिफरेंस है वही एफ नेट इक्वल टू एम एन होता है। कोई प्रॉब्लम? खत्म हो गया। अब क्लास में अगले क्या सिखाना है तुम लोगों को? देखो अभी इन लोगों को मैंने क्या शुरू किया है, उनको क्या पढ़ाया? एम जी का कुछ नहीं है, एम जी तो नीचे लगता है। 5 फोर्स है हमारे इसमें सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में। एम जी धागे में टेंशन, धागे में कांटेक्ट पे रिएक्शन, जहाँ भी कांटेक्ट होगा वहाँ क्या होगा? फ्रिक्शन। और एक बात पढ़ेंगे शूट, उसको अभी जरूरत नहीं, सही ना? मैंने लोगों को टेंशन पढ़ा दिया और मैं तुम्हें ग्रुप में कल आओगे तो ये पढ़ा दूंगा, सही? या ग्रुप में मैं वीडियो भी डालूंगा, तुम चाहो तो देख के फिर आना, है ना? टेंशन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन थोड़ा है, रिएक्शन के पॉइंट्स हैं 4 5 6 7, तो रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो रिएक्शन मुझे पढ़ाना है, कल बल्कि रिएक्शन पे ध्यान दूंगा पहले, है ना? तो टेंशन हो गया, रिएक्शन हो गया, फ्रिक्शन जस्ट स्टार्ट किया हूँ, पहला लाइन बोल के, क्योंकि लाइट चलेगी तो ऐसे ही 10 मिनट पहले लाइट चलेगी तो मैंने बस बोला है कि व्हाट इज फ्रिक्शन, पढ़ाया नहीं है। समझ गए उनके बराबर कैसे चल रहा है? तो देखो आगे से बस क्वेश्चन कराया उनको मैं, तो ये टेंशन बता रहा हूँ। टेंशन मतलब क्या होता है? जैसे उंगली है, अगर तुम उसको खींचो तो उंगली के इधर के मॉलिक्यूल एक तरफ के मॉलिक्यूल दूसरे तरफ मॉलिक्यूल से दूर हो जाएगा ना? जब दूर हो जाएंगे तो ऐसा लगता है जैसे उनके बीच में क्या जुड़ा हुआ है? स्प्रिंग। वो स्प्रिंग इसको क्या कहेगा? ना जा, उसको भी क्या कहेगा? इधर। तो इसको भी खींचेगा और उसको भी खींचेगा, यानी इस पे इधर टेंशन लगाएगा और उस पे इधर टेंशन लगाएगा। तो हम कहेंगे कि टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, इधर से भी अवे, सही ना? ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स करके टेंशन के 2-4 क्वेश्चन करा दिए हैं बच्चों वाले, खत्म, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से ये देखो टेंशन हो गया, यहाँ से कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट दूसरा है, ये सब तो चलता रहेगा। रिएक्शन पढ़ना है हमें, क्या पढ़ना है? ये टेंशन का जो पढ़ाया था उसको बस समराइज कर दिया, खत्म कर दिया यहाँ पे, है ना? और उसके बाद यहाँ से रिएक्शन पढ़ा दिया। तो जैसे वो अट्रैक्शन था ना, स्प्रिंग, यहाँ पे ये स्प्रिंग दबती है, जैसे मैं इस पे खड़ा हूँ तो मॉलिक्यूल के बीच की स्प्रिंग दब, वहाँ पे स्प्रिंग क्या हो रही थी? खींच रही थी, तो खींच रही थी तो उसको भी खींच रही थी, इसको भी खींच रही थी, लेकिन ये दब रही तो क्या करेगी? हाँ, कंप्रेसर को धक्का देगी ना, तो ये मेरी तरफ धक्का देगी, तो ऑलवेज टुवर्ड द बॉडी। तो ये रिएक्शन है, पढ़ेंगे, पढ़ा दूंगा, कल पढ़ा दूंगा, खत्म कर दूंगा, ठीक है ना बच्चों? ये रिएक्शन के बारे में 4-5 पॉइंट खत्म। फिर से हाँ, नोट जो मैंने लिखवाया है वही लिखो। मैंने मोटर में ग्रेविटी 10 पॉइंट लिखवाया था ना, यही बस। उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं, हाँ? थोड़ी सी जगह छोड़ो बीच में, है ना? देखो अंडर ग्रेविटी के तुम्हें जो पॉइंट लिख दिए, बाकी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, है ना? और एवरेज पढ़ा दिया था, और कुछ बचा क्या? नहीं ना, काइनेमेटिक्स में कुछ नहीं बचा है ना, बस अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन समझाने ना, बस वही कराने ना, ठीक है? एक लेक्चर वो लगेगा, ठीक है ना? अंडर ग्रेविटी एक लगेगा, फिर मोशन इन 2D बचा है तुम्हारा, वो कर लेगा। देखो इस बार ये बराबर हो गया, मेरा टेंशन खत्म, मेरा तो कम से कम खत्म हो गया ना। केमिस्ट्री में थोड़ा है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिक्कत है कि फिजिक्स में अगर पहला चैप्टर नहीं जाना हो तो सेकंड नहीं है, सेकंड नहीं आएगा तो थर्ड नहीं आएगा, इसलिए मेरे लिए दिक्कत थी, तो मुझे करना ही था, ठीक है? न्यूटन लॉ अलग था, तो न्यूटन लॉ में मैं चाह रहा था बैठाना, इसीलिए, क्योंकि वो अलग था तो वो समझ में आता। देख लो पिछला कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैं उस दिन बोला था ना न्यूटन लॉ इस हफ्ते के शुरू में, क्योंकि मुझे पता था कि उसमें कुछ नहीं चाहिए, सही है ना? और अगर नहीं होता तो उसमें बैठ गए होते तो यहाँ पे मैं, हाँ वही टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, तो मैं जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन आना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों? तो 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते में हम लोग पूरा कर लेंगे, बराबर हो जाएंगे, सही?
अपन सब साथ में बैठेंगे फिर कल chemistry के लिए कल ये पढ़ाएंगे। हाँ, केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो बताओ। मैं विजय से बात कर लेता हूँ कैसे। देखो केमिस्ट्री में दिक्कत इसलिए नहीं होती ना क्योंकि एक चीज़ दूसरे को दूसरा तीसरे से जुड़ा नहीं रहता। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, अब वो मोल कॉन्सेप्ट से थोड़ी जुड़ा है, हाँ नहीं, इसलिए वो कभी भी टाइम मिलेगा तो वो पढ़ा सकता है। लेकिन फिजिक्स में हमारे लिए दिक्कत है ना, फिजिक्स में अगर तुम काइनेमेटिक्स नहीं पढ़े तो आगे काम ही खत्म है, समझ गए? तो कर ले वो अलग से पढ़ाएगा, ठीक है ना। तुम लोग थोड़ा सा चाहो तो एक एक घंटा रुक जाओ, थोड़ा खाना यहाँ पे क्लास के बाद। वैसे तो थोड़ा देर हो जाती है, 1:30 बज जाता है, लेकिन आधा घंटा 45 मिनट भी रुक जाओगे ना तो टेबल टीचिंग हो जाएगी, समझ गए? बात करते हुए सर एरर का भी एक बार वो बोल वो देखो एरर तो हम लोग जल्दी पढ़ाते हैं, रेजोनेंस में आखिरी में है टॉपिक, पता है? वो मैंने इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि मैंने डिफरेंशिएशन तुम्हें पढ़ाया था, समझ गए? एरर का जो मॉड्यूल है वो आखिरी में मिलता है रेजोनेंस में। सर वहाँ पे भी टेक्स्ट थे ना कि एरर नहीं आ रहा है, एरर फिर से पढ़ना है बोल करके आपसे। हाँ, लेकिन एरर का एरर तो वो जो मेरे ग्रुप वाले हैं सालवी और हाँ ऋषि सब लोग लेट आए हैं क्या, मतलब छोड़ दिए, हाँ error उधर वाला नहीं हुआ ना? बीच में छोड़ दिए, हाँ ठीक है। हाँ, वो। ठीक है, एरर क्या है लास्ट में